हरिद्वार पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस की कार्रवाई में 275 ग्राम स्मैक और डिजिटल तराजू बरामद किए गए। बरामद की गई स्मैक की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपी मुरसलीन, मेहरबान और इमरान हरिद्वार जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में हमारी सीआईयू, एएनटीएफ और हमारी रानीपुर थाना पुलिस की ओर से एक अच्छी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनसे 274 ग्राम स्मैक जो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ी गई है। एक बड़ी क्वांटिटी है जिसके बाजार की कीमत करीब 55 से 60 लाख के आसपास आती गई। पहाड़ों पर सर्दियों के दौरान गुलदार का आतंक बढ़ जाता है। अल्मोड़ा के हवाल बाग में एक गुलदार मुर्गी बाड़े में पहुंच गया, जहां पर वो कैद हो गया। शिकार को खोजने पहुंचा था गुलदार, जो कि खुद ही अटक गया और निकल नहीं पाया। सुबह लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी शहर में घरेलू गैस सिलेंडर्स के व्यावसायिक इस्तेमाल की शिकायत पर पूर्ति विभाग की 5 टीमों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग करने को लेकर शिकायत हुई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। पूर्ति विभाग एक्शन मोड में नजर आया और 5 अलग अलग टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान 32 घरेलू और 1 कॉमर्शियल सिलेंडर समेत 33 जब्त किए गए। 10 सिलेंडर को जुर्माना लेकर चेतावनी के साथ छोड़ा गया। अभियान के दौरान कुल 33 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें से 10 सिलेंडर्स को तत्काल ही प्रशमन राशि जमा करने के पश्चात छोड़ दिया गया। कुल प्रशमन राशि मौके पर 22,500 रुपये जमा कराई गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 16 दिसंबर को वारदात हुई थी। इन दोनों ने ही बाजार में एक शख्स को अपनी बातों में उलझाकर उसका मोबाइल फोन झपट लिया था। 17 दिसंबर को अस्पताल रोड पर एक और शख्स को मोबाइल छीनकर भाग गए थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है, साथ ही मोबाइल बरामद कर लिया है। उत्तरकाशी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने जिला और नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें नगरपालिका चिन्यालीसौड़ और उत्तरकाशी में अध्यक्ष पद और सभासद पद के दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। नगरपालिका उत्तरकाशी में 12 दावेदारों ने अध्यक्ष पद पर अपनी प्रबल दावेदारी जताई है। वहीं चिन्यालीसौड़ की बात की जाए तो यहां नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से 4 दावेदार सामने आए हैं। हर पालिका में दावेदारों की संख्या पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता पार्टी को एकजुट रखने के संदेश में जुटे हैं और प्रत्याशी बनाया जाएगा जिसे, उसके लिए सभी कार्य करने की बात कर रहे हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 3-4 नाम आए हैं और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी में कई सारे हमारे कार्यकर्ताओं को समायोजन करने का साधन है, जो लोग रह जाएंगे। अभी निकट भविष्य में हमारा संगठन का चुनाव होगा और उन लोगों को संगठन में ले लिया जाएगा। अभी सरकार में जो है कई प्रतिनिधित्व होने हैं, वहाँ उनका समायोजन किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी के चयन के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। ऋषिकेश नगर निगम के चुनावी प्रभारी ने बताया कि पर्यवेक्षक सभी की बात सुनकर संगठन पदाधिकारी तक वो बात पहुंचाएंगे, जिसमें दावेदारों की योग्यताएं और राजनीतिक अनुभव का आकलन कर संगठन अंतिम मोहर लगाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 24 तारीख तक गढ़वाल मंडल के सभी निकायों के लिए पार्टी प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा। संभावना है कि 25 दिसंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी।
24 तारीख को गढ़वाल मंडल के सभी प्रत्याशियों का फाइनल चयन प्रदेश स्तर पर प्रदेश की कमेटी कर लेगी। संभावना है कि 25 तारीख से प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी कार्यक्रम जारी हो जाएगा। नेता टिकट के लालच में एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामने लगे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और ज्यादा रोचक होने की उम्मीद है। कम से कम हल्द्वानी नगर निगम में तो कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। नगर निकाय चुनाव आते ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई नेताओं के गले पर ऐसी मालाएं पड़ने लगी हैं। शुरुआती चरण में बीजेपी दूसरी पार्टियों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को लपक रही है। कांग्रेस नेता नवीन वर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से दर्जा राज्य मंत्री रहे मोहन गिरी गोस्वामी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इन सब का दावा है कि ये टिकट का लालच छोड़ केवल हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें इस समय जो संभावनाएं दिख रही हैं वो एक ये है कि एक अनुशासित पार्टी के रूप में पूरे देश के विकास के लिए जो प्रगति जो हमारे देश में हो रही है, जो विकासशील नेतृत्व हमें मिला है, उसको दृष्टिगत करते हुए पार्टी ज्वाइन करी है और कहीं किसी प्रकार का कोई आश्वासन या लालसा कोई नहीं है। मैं कोई टिकट के लालच से नहीं आया हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। 10 साल पहले मैं आज़ादी क्षेत्र में हूँ, लेकिन देश की एकता अखंडता को देखते हुए जो आज देश में हालात हो रहे हैं, हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है, उसके कारण और उसको सनातन को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी में शामिल हूँ। बीजेपी का भी दावा है कि किसी भी नेता को टिकट के वादे के साथ पार्टी में शामिल नहीं कराया जा रहा। हालांकि विपक्षी कांग्रेस को इसमें पूरी तरह घालमेल दिखाई दे रहा है और हर उथल पुथल पर उसकी निगाहें हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता ही होगा। इसके साथ साथ ही जो भी चीजें निर्धारित होती हैं, कोई जो भी होती हैं, उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व को जवाब भेजते हैं। कोई भी जो विषय होता है उस पर जो भी हमें निर्देश होता है उन निर्देशों का पालन भी करते हैं। लेकिन जहां तक टिकट की प्रक्रिया है, टिकट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वे यहाँ आएंगे, बातचीत कार्यकर्ताओं से करेंगे। डेट है उनका हम फाइनल कर रहे हैं, कैंडिडेट कांग्रेस के पास है। अगर ऊपर स्तर से कोई राजनीतिक फेरबदल होता है, माननीय भारतीय जनता पार्टी में जो लोग को टिकट नहीं मिलता है वो इधर आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा हाईकमान जो तय करेगा तो उसको अधिकार है, वो कर सकता है। जाहिर है निकाय चुनाव सिर पर है। दोनों ही पार्टियां अपने समीकरण साध रही हैं। दूसरी पार्टी से नेताओं की कमी पूरी कर रही हैं। ऐसे में दल बदल का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अवैध मदरसों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। धामी ने कहा कि प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों की पहचान पत्र खोजे जा रहे हैं। कौन कहां से आया है इसकी जांच होगी और कोई पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई भी होगी। सीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय को प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सभी डीएम को भी इसके लिए निर्देश जारी किया है। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को निर्देशित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भी सभी जिलाधिकारियों को अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है हमारा, उसको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे मदरसे जहां भी अवैध रूप से बनाए गए हैं उन सब पर कार्रवाई करें। सबके जो पहचान पत्र हैं उसकी जांच करें, कौन कहां से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है। अगर कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उत्तराखंड में कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पुलिस ने राजधानी के कुछ इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू की है। ये वो इलाके हैं जहां माना जा रहा है कि बांग्लादेशियों के साथ ही रोहिंग्या और असम के लोग भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी उन्हीं इलाकों में पहुंची, ग्राउंड पर पड़ताल की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के साथ थाना क्षेत्रों में असम और बंगाल के 2 जिलों के करीब 170 से ज्यादा परिवार बसे हैं।
इनमें 50 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास दोनों जगहों के पहचान पत्र मिले हैं। अब इनकी जांच पुलिस कर रही है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम सहसपुर की सपेरा बस्ती पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के पास उत्तराखंड के आधार कार्ड बन चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कई लोग संदिग्ध बांग्लादेशी हो सकते हैं, जबकि इन लोगों को यहाँ लंबा समय हो चुका है। सरकारी जमीन पर बसे होने के चलते कई बार इन्हें हटाने की भी कोशिश हुई। मेरा नाम सोनम है। हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 100 साल से भी ऊपर हो गए। यहाँ पे रहते रहते हमारे बाप दादे सब यहाँ से रहते हैं। पुलिस आती है, हमें बोलते हैं कि सरकारी जगह में आप पड़े हो, यहाँ से उठना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? अगर उठ जाएंगे तो यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, हमारी बस्ती है, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पे। पूछा करती है कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, अपना पीछे का वो बताओ। जब पीछे का क्या बताएं, 100 साल से यहीं रह रहे तो क्या बताएं कहाँ से बताएं कहाँ से। जो हमारे बुजुर्ग के जो पुराने बिल थे वो भी हैं हमारे पास, जो उनके आधार कार्ड सब है हमारे पास। अर्जी जो सुविधा पानी की थी वो भी पहले बहुत दूर से भर के लाते थे पानी। उस हर बंदे का कनेक्शन लगा हुआ था बुजुर्गों का ना, तो उसमें उनके जो बिल हैं वो भी हमारे पास हैं अभी तक। पुलिस की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग आपराधिक वारदातों में शामिल रहते हैं और बांग्लादेश के भी सिर्फ 2 जिलों के लोगों का यहाँ होना शक पैदा करता है। इसलिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। एक ही जगह से इतने ज्यादा आधार कार्ड निर्गत होना कहीं ना कहीं एक सस्पिशन लगता है, तो इसलिए हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके और असम और वेस्ट बंगाल से वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका मूल निवास है तो कहाँ पर है। क्योंकि कुछ लोग ने वहाँ पर किराए का एड्रेस दर्शाया हुआ उसमें, और किराए के एड्रेस में वो जो हमारी जानकारी मिली कि वहाँ पर बहुत साल पहले रहते थे, तो उनके मूल एड्रेस कहाँ पर है। अगर वो वहीं के रहने यहाँ के निवासी हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हैं, असम के हैं, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और ये हमारी टीम लगी हुई सत्यापन को वेरीफाई करने के लिए। और कुछ एरियाज और चिन्हित हुए हैं जहाँ पर हमारी अगली कार्रवाई भी शीघ्र होने वाली है। निकाय चुनाव से पहले पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और न सिर्फ अपराधी बल्कि संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। विकास नगर से कुलदीप के साथ देहरादून से सतन बरतवाल की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। साल 2003 में वक्फ बोर्ड के पास 2100 संपत्तियां थी, जबकि इस वक्त इसकी संख्या बताई जा रही है 5100। वहीं हरिद्वार में सबसे ज्यादा 322 मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा 25 मदरसे चल रहे हैं। सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये जो बढ़ोतरी हुई है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में, इसके पीछे की वजह भी कुछ सामने आई है क्या? देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड में लगातार डेमोग्राफिक चेंज की बात उठती रही है और सरकारी लेवल पर भी लगातार इसकी चिंता जताई जाती रही है कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। और उसकी पुष्टि ये आंकड़े करते हैं। ये बाकायदा आरटीआई में ली गई जानकारी है और वक्फ बोर्ड ने जो अभी वक्फ को लेकर दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी वहां पर ये दस्तावेज पेश किए हैं, जो इस बात को क्लियर करते हैं कि उत्तराखंड में वास्तव में बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। 2003 में उत्तराखंड में जब वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था तो उस समय का जो रिकॉर्ड बताता है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां थी वो 2100 के आसपास पूरे प्रदेश में थी, लेकिन इन बीते सालों में ये संपत्तियां अचानक बढ़कर 5000 हो गई, यानी कि दुगने से भी ज्यादा ये संपत्तियां बढ़ गई। सुनील, तो इसके पीछे की क्या वजह है? वक्फ बोर्ड की ओर से कुछ सफाई सामने आई है क्या? उन्होंने पुरानी जमीनों पर अपने दावे पेश किए और वहां वो जीत गए, इस वजह से संपत्ति में इजाफा हुआ है, या फिर नई संपत्तियां जुड़ी हैं? क्योंकि वक्फ में कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति दान दे सकता है या वक्फ और जमीन खरीद सकती है। ये बढ़ोतरी कैसे हुई है? देखिए, बिल्कुल एक जांच का विषय है और सरकार इसको बेहद गंभीरता से ले रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड एक बॉर्डर इलाका है, बीते सालों में यहाँ पर लगातार एक विशेष वर्ग की यहाँ पर आबादी बढ़ी है, उनकी परिसंपत्तियां बढ़ी है, जो ये आंकड़ा भी क्लियर करता है। और खासकर यूपी में जिस तरह का अभियान वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया, उसके बाद जो बॉर्डर इलाके हैं खासकर उत्तराखंड के, उत्तराखंड में ये घुसपैठ ज्यादा बढ़ी है और इसी के कारण इस रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आ रही है कि उत्तराखंड में बड़े लेवल पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जी, धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, देवों की भूमि उत्तराखंड, वहां पर वक्फ की संपत्ति में इजाफा और इस कदर इजाफा कि कुछ ही साल में संपत्ति दोगुनी से ज्यादा हो जाए, तो शंका गहराना लाजमी है और यही वजह है कि जांच पड़ताल भी चल रही है।
किच्छा को पालिका चुनाव में आरक्षण के लिए शामिल नहीं करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। अदालत ने कल सरकार से पूछा था कि क्यों किच्छा समेत अन्य कुछ नगर पालिकाओं में आरक्षण अब तक तय नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 47 राज्य में 47 पालिकाएं हैं, लेकिन किच्छा को आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है, जिससे दूसरी पालिकाओं के आरक्षण भी खराब हो रहे हैं। हरिद्वार की राजनीति में इन दिनों भड़ाना बंधुओं की चर्चा बहुत ज्यादा है। करतार मंगलौर से चुनाव लड़ चुके हैं तो अवतार लक्सर में जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति करने वाले दोनों भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। कैसे बढ़ाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार जिला भले उत्तराखंड का हो, लेकिन यहाँ की सियासत में बड़ी छाप उत्तर प्रदेश की है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबका असर यहाँ है। पर मंगरौली चुनाव के बाद हरिद्वार की सियासत में भड़ाना बंधुओं की चर्चा है। ये हैं करतार सिंह भड़ाना, जिन्होंने मंगरौली उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो ये हैं उन्हीं के सगे भाई अवतार सिंह भड़ाना, जो कांग्रेस पार्टी में है और 4 दिन पहले लक्सर में जन्मदिन पर कंबल बांटकर चर्चाओं में आए। दोनों भाई उत्तर प्रदेश के गुर्जर जाति से आते हैं, इसलिए हरिद्वार में गुर्जर जाति में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। मैं कोई जरूरी है यहाँ, ये तो मेरी कौम फैसला करती है। मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पहले भी मुझे ये कहते थे, वो जो लोग छोटी सोच के लोग हैं, वो सोचते हैं यहाँ से एमएलए के, अरे मैं एमएलए क्या, मंत्री रह लिया, एमएलए रह लिया उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। उसकी असेंबली देखी जो हिंदुस्तान की सबसे, सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी असेंबली है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मैं उसमें रह लिया, मैं लोकसभा में रह लिया। तो मुझे समझता है कि मेरे, इसीलिए मैंने सब लोगों को जन्मदिन मनाने का फैसला किया। मंगरौली चुनाव में करतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस ने बीजेपी का अयातीत नेता बताया, तो अब लक्सर में कांग्रेस नेता अवतार सिंह की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की टेंशन बढ़ी है। लक्सर में बीजेपी विधायक रहे संजय गुप्ता के मुताबिक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो हरिद्वार के पूर्व नेता हरीश रावत के मुताबिक चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे के दम पर उत्तराखंड में पांव जमाने की सियासत ठीक नहीं है। सबका स्वागत है और जनता तय करती है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता तय करती है। और ये तो गरजने वाले बादल जो आते जाते रहते हैं। और तो ये छोटा राज्य है, इस राज्य की पूरी राजनीति भी और यहाँ का सामाजिक जीवन भी बिल्कुल हाईजैक हो जाएगा। तो अवतार सिंह भड़ाना के विषय में या करतार सिंह भड़ाना के विषय में यदि वो यहाँ की धरती के साथ जुड़ करके यहाँ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। लेकिन आप केवल धन बल से आकर के चुनाव जीत करके जाएंगे तो इससे एक गलत परंपरा बढ़ जाएगी। हरिद्वार में एंट्री करने वाले भड़ाना बंधु अलग अलग दलों से यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में राजनीति कर चुके हैं। अब दोनों भाइयों की नजर बीजेपी और कांग्रेस से हरिद्वार की 2 मंगरौली और लक्सर सीट पर है। ऐसे में संसाधनों से मजबूत भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के मन में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। ऋषिकेश हरिद्वार को 2047 तक विकसित करने के प्लान पर काम चल रहा है, लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश की असल परीक्षा 2027 के अर्धकुंभ में होगी और 2027 का अर्धकुंभ बता देगा कि 2047 तक क्या कुछ होने वाला है। दो 2019 के सफल कुंभ के बाद योगी सरकार 1.5 गुना बड़े लेवल पर 2025 के प्रयागराज कुंभ को तैयार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में ऐसा ही प्लान हरिद्वार के डेवलपमेंट का है, जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है। वहीं साल भर देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं। मेले, स्नान, यात्रा में हरिद्वार में व्यवस्थाओं से लेकर ट्रैफिक का हाल किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में 2047 के लिए हरिद्वार को कैसे तैयार किया जाए, इसका ट्रेलर 2027 के अर्ध कुंभ में दिख जाएगा, क्योंकि भीड़ के लिहाज से कुंभ से बड़ा आयोजन नहीं हो सकता। 2047 में हरिद्वार और ऋषिकेश कैसे होंगे, इससे जुड़ी प्रेजेंटेशन खुद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सुबोध उनियाल ने देखी। 2047 में ये विकसित भारत की संकल्प को पूरे करने के लिए इन शहरों में किस तरह अवस्थापना सुविधाएं दे करके क्राउड में जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के साथ साथ कुंभ मैनेजमेंट है, इन सबको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई और किस तरह का इनको मूर्त रूप दिया जाए ताकि ज्यादा यात्री यहाँ पे आ सके। प्रयागराज में 2019 में 22 करोड़ श्रद्धालु आए, तो 2025 में यूपी सरकार का अनुमान 45 करोड़ श्रद्धालुओं का है। उत्तराखंड के पास हरिद्वार ऋषिकेश का आंकलन करने का बड़ा मौका 2021 का महाकुंभ था, लेकिन कोविड के चलते पूरे लेवल पर कुंभ नहीं हो पाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार के लक्सर तक विस्तार करना होगा, तभी कुंभ जैसे बड़े आयोजन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश तैयार हो पाएंगे। कुंभ क्षेत्र को और ऊपर उसका आदेश भी हम करके गए हैं, हमारे मंत्रिमंडल का फैसला है ऊपर हमारे देवप्रयाग तक जो है ये विस्तारित होना चाहिए। और आपको ऐसे स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। 4 धाम यात्रा हो या कोई पर्व स्नान, यात्रियों का सबसे ज्यादा दबाव ऋषिकेश और हरिद्वार में होता है। ऐसे में 2047 के लिए इन दोनों शहरों को कैसे तैयार किया जाए, इसका बड़ा आइडिया सरकार और अफसरों को 2027 में लग सकता है, जबकि हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता बुलेट की सवारी करता दिख रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुत्ता पालतू है। बुलेट चालक अपने कुत्ते को बुलेट की टंकी पर बैठाकर सैर करा रहा है। शहर की कई सड़कों पर ये डॉगी बुलेट की सवारी कर रहा है और लोग भी इसे देखकर आनंदित हैं। बुलेट पर बैठकर शहर की सवारी करता दिख रहा है ये कुत्ता। जाहिर सी बात है, इस परिवार का पालतू है और परिवार के लोग जो चर्चा हो रही है कुत्ते को लेकर कि बैलेंस देखिए ज़रा, और कुत्ते को भी पता है कि उसे छलांग नहीं लगानी है।